दिन के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। अब मैं हूं अविनाश मिश्रा और मेरे साथ हैं अंकुर आनंद सर। वी बोथ हैव क्लियर्ड यूपीएससी प्रीलिम्स फाइव टाइम्स। सो पांच बार हमने प्रीलिम्स क्लियर किया है। सो यू कैन लुक एट आवर क्रेडेंशियल्स। तो ये सीरीज काफी हेल्पफुल रहेगी आप लोगों की। सो डू फॉलो इट। पहला क्वेश्चन है आपका, और क्वेश्चन से पहले बता दें आपको, हम मेजोरिटी न्यूज़पेपर जो है द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस वगैरह और पीआईबी, डाउन टू अर्थ सब कवर कर रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली कैरेक्टराइजेज इंडिया रशिया डिफेंस एंड स्ट्रेटजी कोऑपरेशन। इंपॉर्टेंट थीम रहेगा इंडिया रशिया। आपके वहाँ के प्रेसिडेंट हमारे यहाँ आए थे, और प्लस सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज इंपॉर्टेंट हैं। ए, रशिया इज द ओनली कंट्री पार्टनरिंग विद इंडिया इन ऑन ग्राउंड सिविल न्यूक्लियर रिएक्टर कंस्ट्रक्शन। कि इस चीज में हमारा जो है इकलौता कंट्री है रशिया जो सिविल न्यूक्लियर वाले में ऑन ग्राउंड में एक्टिव हमारे साथ वो है, पार्टनरशिप में है। देन द ब्रह्मोस मिसाइल प्रोजेक्ट रिप्रेजेंट्स अ मेजर जॉइंट R&D इनिशिएटिव बिटवीन इंडिया एंड रशिया, की जॉइंट इनिशिएटिव है R&D का। देन सी ऑप्शन, इंडियाज S-400A डिफेंस सिस्टम इज जॉइंटली प्रोड्यूस्ड अंडर मेक इन इंडिया। यूपीएससी ने इसमें मेंस में क्वेश्चन पूछा हुआ है पहले। देन द फोर्थ ऑप्शन इज इंदिरा इज द नेम ऑफ द एनुअल इंडिया रशिया नेवल ओनली एक्सरसाइज। तो 5 सेकंड का टाइम लीजिए, पॉज कीजिए वीडियो और मार्क योर आंसर। सो द राइट आंसर फॉर दिस इज कि ए एंड बी ओनली। ठीक है, आपका जो इसमें पहला और दूसरा ऑप्शन जो है दैट इज करेक्ट। दिस वन एंड दिस वन इज करेक्ट। दिस इज इनकरेक्ट क्यों? तो ये हमारा जो है हमने खरीदा है उनसे, रशिया का अपना बनाया हुआ है, डायरेक्टली हम परचेज कर रहे हैं उनसे, हमारे यहाँ जॉइंटली नहीं बनाया गया है। और जो इंदिरा है, ये जो इंदिरा एक्सरसाइज है, दिस इज ट्राई सर्विस, तीनों ही सर्विसेज इन्वॉल्व हैं, सिर्फ ये जो है आपका नेवल ओनली एक्सरसाइज नहीं है। Coming to question number 2, with reference to Niti Aayog's roadmap transforming India into a leading quantum powered economy, consider the following statements. First, the roadmap envisions India becoming one of the top 3 quantum economies globally by 2035. Second, it proposes mandatory preparation for quantum resilient cryptography across all government systems. Third, it sets a target of achieving full import independence in quantum hardware by 2027. Fourth, the roadmap includes a milestone plan divided into 2 phases, 2025 to 2030 and 2030 to 2035. तो पॉज करेंगे एंड मार्क करेंगे आप लोग आंसर। ठीक है, तो जो थर्ड आपका ऑप्शन है इस पे फोकस करो। यहाँ पे बोल रखा है फुल इंपोर्ट इंडिपेंडेंस, ये पॉसिबल नहीं है, राइट? कि आप फुल इंडिपेंडेंस क्वांटम फील्ड में कर लो, बिकॉज अभी भी हम लैग कर रहे हैं बहुत जगह। और जो अभी का एज है, ये एज ऑफ ग्लोबलाइजेशन है, राइट? यहाँ पे टेक्नोलॉजी शेयरिंग होती है, हमारी बहुत सारी नेशंस के साथ पार्टनरशिप है इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी शेयरिंग इन ऑन क्वांटम टेक्नोलॉजी ऑल्सो। तो थर्ड इज इनकरेक्ट। तो करेक्ट आंसर विल बी बी, ओनली 3। Third question, which of the following best explains why cybercrime poses a growing internal security challenge in India? आप लोगों ने सुना होगा काफी ज्यादा जो लोगों को हैरेस किया जा रहा है और ऑनलाइन लोगों को एक तरह से बंधक बना के अब रखा जा रहा है और पैसे उनसे लिए जा रहे हैं। सो काफी इंपॉर्टेंट है ये इस साल। ए ऑप्शन, साइबर ऑफेंसेस आर नाउ क्लासिफाइड एज नेशनल सिक्योरिटी वायलेशन अंडर आईटी एक्ट। कह रहे हैं नेशनल सिक्योरिटी वायलेशन माना जाएगा आईटी एक्ट के अंदर। Then the second option is rising internet use and digital payments have expanded the attack surface for criminals and increased financial vulnerabilities। कि masses के पास फोन पहुंच चुका है, डिजिटल वर्ल्ड पहुंच चुका है, तो उस वजह से इजी हो गया अटैक करना। देन एनसीआरबी डेटा शोज दैट मोस्ट साइबर क्राइम्स आर कमिटेड बाय फॉरेन एक्टर्स। कह रहे हैं मैक्सिमम जो है बाहर वाले कर रहे हैं यूजिंग एडवांस मिलिट्री ग्रेड टूल्स। एंड द डी ऑप्शन इज साइबर क्राइम केसेस आर कंसंट्रेटेड ओनली इन फ्यू टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड स्टेट्स कॉजिंग अनइवन रिस्क। कह रहे हैं जो मान लो अगर महाराष्ट्र है, दिल्ली है, अगर कर्नाटक है, ऐसी जगह सिर्फ हो रहा है। तो आप सोचिए, टेक 5 सेकंड एंड मार्क योर आंसर। सो द राइट आंसर फॉर दिस इज कि बी ऑप्शन जो है आपका, दैट इज राइट। कि आपके पास इजीली हो गया। आप देखोगे हर जगह, मतलब लोएस्ट से लेके मतलब एकदम गरीब से अमीर तक पहुंच चुका है ये। इसलिए आपने सुना होगा डिजिटल अरेस्ट करके कभी 5 करोड़ कभी 10 करोड़ लोगों से लिए जा रहे हैं, एक्सटॉर्ट किया जा रहा है। सो इंपॉर्टेंट है, इसलिए बी ऑप्शन। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 4, with reference to the Dhruva initiative, digital hub for reference and unique virtual address. Consider the following statements. First, it is a digital public infrastructure aimed at standardizing and virtualizing physical address through UPI-like address labels. Second, it builds upon the DigiPin system, which provides geocoded precision using a 10-character alphanumeric code. Third,
The ecosystem is proposed to be administered by a Section 8 not-for-profit entity similar to the NPCI for UPI. तो पॉज करेंगे एंड मार्क करेंगे आप लोग आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है ना वो तीनों ही है। तो ये तीनों ही जो आपके ऑप्शन है वो ध्रुवा इनिशिएटिव को डिस्क्राइब करते हैं। Then the fifth question, with reference to the slender-billed vulture, Gyps tenurostris, consider the following statements. अब ये जो स्पीसीज इन न्यूज है काफी इंपॉर्टेंट रहता है, तो हम कवर करने वाले हैं। अब मेजरली आपको जो न्यूज में है उन्हीं को कवर करना है, ऐसे नहीं कि फालतू के आप 100-200 याद कर रहे हो, एग्जाम में नहीं याद आएगा फिर। जो न्यूज में उन्हीं कवर करेंगे। इट इज नेटिव ओनली टू इंडिया एंड नेपाल, कि इंडिया नेपाल में नेटिव है। इट इज क्लासिफाइड एज क्रिटिकली इंडेंजर्ड बाय द आईयूसीएन, कि आईयूसीएन ने इसे क्रिटिकली इंडेंजर्ड बोला हुआ है। थर्ड ऑप्शन इज इट टिपिकली नेस्ट ऑन ऑल ट्रीज इन ओपन एरियाज नियर ह्यूमन हैबिटेशन। सो टेक 5 सेकंड एंड मार्क योर आंसर। सो राइट आंसर फॉर दिस इज सी। ठीक है, जो पहला ऑप्शन जो आपका है कि सिर्फ इंडिया और नेपाल तक नहीं है, ऐसे वर्ड्स पे आपको फोकस करना होता है, हमने बार बार बताया आप लोगों से। Focus on these words and develop the answer writing marking capability, MCQ aptitude आप डेवलप करोगे। दिस वन इज इनकरेक्ट। ये जो है साउथ एशिया में मिलता है, साउथ ईस्ट एशिया में मिलता है, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार, कंबोडिया, इस तरह कंट्रीज में। ठीक है। देन इसमें एक चीज ये है कि इंडिया में जो है टोटल 9 स्पीसीज हैं। टोटल 9 स्पीसीज हैं इसमें वल्चर्स के। उसमें से 4 जो है वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, और 4 क्रिटिकली इंडेंजर्ड का नाम है व्हाइट रम्ड इंडियन, व्हाइट रम्ड अलग है, then फिर इंडियन वल्चर जो है, देन स्लेंडर बिल्ड वल्चर, एंड देन रेड हेडेड वल्चर। ये चारों नाम आप याद रखना, क्योंकि क्रिटिकली इंडेंजर्ड जो होगा वो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम के लिए आपके। Coming to question number 6, with reference to AstroSat, consider the following statements. First, it is India's first dedicated multi-wavelength astronomy satellite capable of observing in UV, optical, and X-ray bands simultaneously. Second, it was launched aboard PSLV C-30 into a 650-kilometer orbit. Third, its minimum designed mission life was 10 years. तो पॉज करेंगे एंड मार्क करेंगे आप लोग आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे जो थर्ड ऑप्शन है आपका कि मिनिमम डिजाइन मिशन लाइफ फर्स्ट 10 ईयर, ये गलत है। इसका जो इनिशियल मिनिमम डिजाइन लाइफ था वो 5 इयर्स के लिए था, बट इसके जो कुछ आपके सिग्नल्स हैं वो हम 10 इयर्स तक भी हमें मिल रहे हैं, बट हमारा जो लाइफ साइकिल था इसका वो 5 इयर्स तक ही प्लान था। तो ए 1 एंड 2 इज द करेक्ट आंसर। देन मूव टू द सेवेंथ क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट है, इसकी आप कह लो ऑलमोस्ट 100 साल होने वाले हैं। ठीक है। सो विद रेफरेंस टू महाद सत्याग्रह, consider the following statements. It was launched to enforce the rights granted under 1923 Bole or Bole resolution, which permitted Dalits to use public facilities। कि वहाँ पे बोल रेजोल्यूशन आया, बोला कि पब्लिक फैसिलिटीज जैसे मान लो कुआं हो गया, पब्लिक प्लेसेस, रोड्स हो गए, इसको हम यूज कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन है, ड्यूरिंग द सत्याग्रह B.R. Ambedkar led thousands to drink water from the Chaudhar tank to assert civil equality। ठीक है, तो इसके वहां लेके टैंक से पानी लेके पियेंगे। देन द थर्ड ऑप्शन इज द मूवमेंट इन्वॉल्व द बर्निंग ऑफ मनुस्मृति एज अ सिंबॉलिक रिजेक्शन ऑफ कास्ट बेस्ड सोशल ऑर्डर। कि मनुस्मृति को जलाया गया दिखाने के लिए कि सिंबॉलिक मतलब दिखाया कि हम उस कास्ट बेस्ड सोशल ऑर्डर को हम नहीं मानते हैं, ये जो है ये गलत है। तो आप टेक 5 सेकंड। इंपॉर्टेंट है ये, अम्बेडकर वगैरह पे क्वेश्चन पूछा गया है। सो राइट आंसर फॉर दिस इज डी, ऑल 3 आर करेक्ट। ओके, सो होपफुली यू हैव गॉट इट राइट। इसमें आप सभी लोग कमेंट करना, यू हैव टू कमेंट ये जगह कहाँ पे है, लोकेशन, स्टेट जो है आपको बताना है कि महद जो है, महद जो है जो का नाम है, नॉट स्टेशन, यू हैव टू मेंशन स्टेट कौन सा है इसका। तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे कौन से स्टेट में जगह है ये। Coming to question number 8, with reference to Dr. B.R. Ambedkar's contributions to India's socio-political and economic development, consider the following statements. First, his book, The Problem of the Rupee, significantly influenced the creation of Reserve Bank of India. Second, as Labour member in the Viceroy's Executive Council, he introduced the 8-hour workday in India. Third, he founded both the Bahishkrit Hitkarni Sabha and the Independent Labour Party before 1930। तो पॉज करेंगे एंड मार्क करेंगे आप लोग आंसर को, ठीक है। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट और सेकंड सही है। थर्ड में 1930 के पहले एक ऑर्गेनाइजेशन है और एक ऑर्गेनाइजेशन 1930 के बाद है। तो बहिष्कृत हितकर्णी सभा
1923 में बना था एंड इंडियन लेबर पार्टी 1936 में बनी थी. सो द करेक्ट आंसर विल बी ए 1 एंड 2. ईयर आप लोग याद रखना, कई बार यूपीएससी टाइमलाइन वाले क्वेश्चन पूछता है कि इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करो, तो इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए. एंड द नाइन्थ क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग लॉज एंड चैलेंजेस एसोसिएटेड विद डिजिटल कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इन इंडिया. डिजिटल कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इंपॉर्टेंट थीम है इस साल के लिए. The Digital Personal Data Protection Act 2023 provides robust protection by prohibiting the state from accessing personal data without judicial warrant. कह रहे हैं बिना judicial warrant के आप एक्सेस नहीं कर सकते हो, कि स्टेट के ऊपर हम ये कंट्रोल लगाएंगे. The second option is India currently lacks a dedicated modern surveillance law. Interception is still governed by statutes such as the Telegraph Act 1885. कह रहे कि हमारा मॉडर्न लॉ नहीं है सर्विलेंस वगैरह को इंश्योर करने के लिए. थर्ड ऑप्शन इज algorithmic opacity and bias challenge digital constitutionalism because they can reinforce existing social inequalities. की जो social inequalities चली आ रही हैं उसी को बढ़ जाएगा. कारण क्या, मान लो आपका महंगा फोन है, महंगी नेटवर्क है, तो वो है उसका इशू. और एल्गोरिथमिक ओपेसिटी की बायस्ड एल्गोरिथम रहता है यूजुअली. आप लोगों ने खुद भी फेस किया होगा ये चीज कि एल्गोरिथम बायस्ड होता है थोड़ा, कुछ कंटेंट बहुत ज्यादा चलाया जाता है, कुछ कंटेंट को नहीं चलाया जाता है. ओके, तो द राइट आंसर फॉर दिस इज कि आपका जो पहला ऑप्शन है दैट इज इनकरेक्ट. ओके, ऐसा कोई वारंट की कोई मैंडेटरी नहीं है, गवर्नमेंट के पास है राइट. काफी एग्जाम्पशंस दिए गए हैं इसके अंदर इनफैक्ट, जिसको लेकर क्रिटिसिज्म हुआ था. एंड सेकंड एंड थर्ड और करेक्ट. अभी भी पुराने लॉ से ही चल रहे हैं हम, और एल्गोरिथमिक बायस तो है ही. ये इशू तो आप हमेशा पढ़ोगे कि हमारे यहाँ जो इनइक्वालिटी है वो बाकी स्फेयर में भी पहुंच जाता है. ठीक है, नेक्स्ट. Coming to question number 10, with reference to open market operation purchases conducted by the RBI, consider the following statements. First, an OMO purchase is used by the RBI to inject durable liquidity into the banking system. Second, during an OMO purchase, the RBI sells government securities to bank, reducing their reserves. Third, OMO purchases help lower short-term interest rate and support monetary transmission. तो पॉज करेंगे एंड मार्क करेंगे आप लोग आंसर. ठीक है, तो फर्स्ट जो आपका ऑप्शन है कि ओएमओ परचेज करता है आरबीआई, तो उससे क्या होता है, आरबीआई जब परचेज करता है तो सिक्योरिटी के बदले पैसे डालता है सिस्टम में, तो उससे क्या होता है, लिक्विडिटी आती है सिस्टम में, तो ये सही है. थर्ड ऑप्शन कह रहा है कि ओएमओ परचेजेस हेल्प लोअर शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट एंड सपोर्ट मॉनेटरी ट्रांसमिशन, ये भी सही है कि ओएमओ परचेज करने से जो आपका शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट है वो कम हो जाता है, वो कन्वर्ट हो जाता है लॉन्ग टर्म वाली चीज. फिर उसके बाद सेकेंड ऑप्शन, इस पे फोकस करो. ड्यूरिंग एन ओएमओ परचेज आरबीआई सेल गवर्नमेंट सिक्योरिटी टू बैंक. बताओ, अब ये बोल रहा है ओएमओ परचेज और वहां पे हो रहा है आरबीआई जो है वो सेल करेगा, ऐसा नहीं होगा, आरबीआई बाई करेगा गवर्नमेंट सिक्योरिटी, तभी तो लिक्विडिटी डालेगा, मनी डालेगा सिस्टम में, तो ये गलत है. करेक्ट इज ए 1 एंड 3. 11th question, with reference to the Intergovernmental Committee for Safeguarding of Intangible Cultural Heritage under UNESCO, consider the following. यूनेस्को के अंदर जो आईसीएच वाली कमेटी है उसको लेकर क्वेश्चन पूछा गया है. सो इट इज अ 24 member body established under 2003 वाला कन्वेंशन फॉर द सेफगार्डिंग ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज. सेकंड ऑप्शन इज मेंबर स्टेट सर्व अ 4 year टर्म, की 4 साल का टर्म है. नो स्टेट में सर्व कंजिक्यूटिव टर्म, की कंजिक्यूटिव टर्म नहीं होगा. देन थोड़ा एक्सट्रीम है लेकिन आपको ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पता होना चाहिए. देन थर्ड ऑप्शन इज ऑल 24 सीट्स आर फिल्ड एवरी 4 years दो थ्रू साइमल्टेनियस इलेक्शंस. अब आपको समझना होगा कि दो, जो दूसरा तीसरा ऑप्शन है उसमें से एक ऑप्शन को हटाना है. दोनों ही एक्सट्रीम लग रहे हैं, दोनों में देखिए कौन सा मोर लाइकली टू इनकरेक्ट है. सो टेक 5 seconds एंड मार्क योर आंसर. तो द राइट आंसर फॉर दिस इज कि आपका जो थर्ड ऑप्शन है दैट इज इनकरेक्ट. ऐसी बॉडीज में, कोई भी ग्लोबल बॉडीज में एक बार में ऐसा नहीं होता कि मान लो अगर 10 लोग हैं तो सब रिटायर हो जाएंगे, बिल्कुल फ्रेश इलेक्शन नहीं. अगर 10 लोग हैं तो मे बी 3 होंगे रिटायर, फिर अगले साल 3 होंगे, इस तरह से होता है फेज मैनर में, जैसे राज्यसभा में होते हैं. ठीक है, सिमिलरली. तो जो थर्ड ऑप्शन दैट इज इनकरेक्ट, एंड जो बाकी दोनों ऑप्शन है आपके वो सही है. सो ए विल बी द राइट आंसर. Coming to question number 12, consider the following statement about the features and significance of exercise Hari Mao Shakti. So first option, the Dogra regiment represent the Indian army in the exercise. Second, the drills include heli-borne operation, cordon and search mission, and casualty evacuation. Third, a major objective is to enhance interoperability for UN peacekeeping option. तो पॉज करेंगे एंड मार्क करेंगे आप लोग आंसर. ये आपको पता होना चाहिए कि ये इंडिया मलेशिया जो है इन दोनों के बीच में ज्वाइंट एक्सरसाइज है.
तो तीनों ही ऑप्शन सही हैं आप, ठीक है, ये तीनों ही जो है फीचर है इस एक्सरसाइज के, तो ऑल थ्री सी इज द करेक्ट आंसर। Then 13th question, with reference to the recent depreciation of Indian rupee, consider the following statement. आप सभी को पता होगा कि रुपये की वैल्यू जो है वो गिर रही है, ग्लोबल मार्केट में हमारी वैल्यू गिरती जा रही है. So currency depreciation occurs when the value of domestic currency falls. अब depreciation word से मीनिंग समझ में आना चाहिए आपको. Falls against a foreign currency in a floating exchange rate regime. कि floating exchange की मतलब मार्केट से जो डिसाइड हो रहा होता है उसमें आपका वैल्यू गिरना. It makes exports cheaper. कि एक्सपोर्ट आपका सस्ता हो जाएगा. Imports costlier, potentially improving export competitiveness. ठीक है, सेकंड ऑप्शन. The third option is a persistent depreciation can lead to imported inflation and widen the current account deficit if import volumes remain unchanged. अब 5 सेकंड लीजिए, 10 सेकंड लीजिए और पॉज करके पढ़िए. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस साल के आपके प्रीलिम्स के लिए, बहुत ज्यादा. वैसे तो बाकी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है कि करेंसी का डिवैल्यूएशन डिप्रिसिएशन क्या कनेक्शन है. इसके केस में क्या है आपका कि तीनों ही ऑप्शन जो है वो करेक्ट है. आपको पता होना चाहिए, मान लो अगर रुपए की वैल्यू गिर गई, आपको पता होगा, आप मान लो वहां से रुपए की वैल्यू गिर गई, दैट मीन्स वहां से अगर कोई $2 भेज रहा है, मान लो 100 रुपये होगा, $200 हो जाएंगे. लेकिन अगर वैल्यू हो गई, मान लीजिए रुपये हमारा इंप्रूव हो गया, $60 हो गया, तो क्या होगा कि $120 होंगे $2 में. तो इस तरह से आपको कैलकुलेट करना है कि आप अगर एक्सपोर्ट कर रहे हो तो आप ज्यादा कमाई कर रहे हो, इंपोर्ट कर रहे हो तो ज्यादा खर्चा कर रहे हो. तो उस तरह से आप जज करोगे तो आंसर विल बी डी. अगर आपको समझ नहीं आएगा तो इन नेक्स्ट सेशन वी कैन एक्सप्लेन इन डिटेल. आज थोड़े क्वेश्चन ज्यादा हैं, दैट्स व्हाई वी आर मूविंग. Coming to question number 14, with reference to the Border Roads Organization, consider the following statement. First, it functions under the Ministry of Defense and is administered through the Border Road Development Board. Second, BRO undertakes road construction projects only within India and does not operate in foreign countries. Third, one of its key wartime role is to maintain logistics route by clearing snow, landslide and avalanches. तो pause करेंगे and mark करेंगे आप लोग आंसर, ठीक है. यहाँ पे सेकंड ऑप्शन आपका गलत है, जब ये बोल रहा है कि ओनली विद इन इंडिया, जबकि हमने देखा है कि फ्रेंडली कंट्रीज होती हैं जैसे भूटान है, अफगानिस्तान है, आपका जो आईएमटी ट्राइलेटरल हाईवे कॉरिडोर जो बन रहा है वो है, तो वहां पे बीआरओ यूज हो रहा है. तो A1 and 3 इज द करेक्ट आंसर. देन 15th क्वेश्चन अगेन काफी ज्यादा न्यूज में था. विद रेफरेंस टू द टर्म हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. इट वाज कॉइन्ड बाय इकोनॉमिस्ट राजकृष्ण इन लेट 1970s to describe India's low GDP growth rate of around 3.5 to 4% annually from 1950s to 1980s. The term, second option जो है आपका, highlights the persistent low growth, कि low growth को highlight करता था ये under the license permit quota राज system, state led economic policies जो थी हमारी. And third option is recent criticism, including by Prime Minister, describe it as label that unfairly communalized India's economic stagnation by linking it to Hindu culture. कि मान लीजिए ग्रोथ कम भी है तो उसको रिलीजन से लिंक करने का क्या मतलब है. ठीक है, ग्रोथ कभी कम कभी ज्यादा हो सकता है. ये काफी न्यूज में था रिसेंटली, तो इंपॉर्टेंट है आपके लिए. ठीक है, अब यहाँ पे आप यू टेक 5 सेकंड एंड देन मार्क द राइट आंसर. सो द राइट आंसर फॉर दिस इज डी. आपके तीनों ही ऑप्शन सही है. पीएम ने क्रिटिसाइज किया ही है, उस टाइम पे लो ग्रोथ होता ही था और आज के उन्होंने ही ये इसको कॉइन किया था. सो टर्म जो है वो आप ये दिमाग लगाना है आपको, इट वाज नॉट कॉइन्ड बाय आउटसाइडर. कॉइन जो किया था टर्म वो हमारे यहाँ के इकोनॉमिस्ट ने किया था कॉइन. ठीक है. Coming to question number 16, with reference to the National Intelligence Grid, consider the following statement. First, NAT grid was conceptualized in the aftermath of the 26/11 Mumbai attacks to address intelligence gap. Second, it provides real-time access to integrated databases for authorized central agencies only. State police cannot use this platform. Third, NAT grid was fully operationalized in 2023. तो पॉज करेंगे एंड मार्क करेंगे आप लोग आंसर, ठीक है. तो यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन है वो देखो कि स्टेट पुलिस कैन नॉट यूज द प्लेटफॉर्म, तो इसका मतलब ही क्या हो जाएगा प्लेटफॉर्म का जो बनाया गया है नेशनल इंटेलिजेंस को एक करने के लिए, तो ये गलत है. तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा A1 and 3, स्टेट कैन ऑल्सो यूज इट. 17th question, with reference to Dada Bhai Nehroji, consider the following statement. He is known as the Grand Old Man of India. I guess आप सभी लोगों को पता होगा ये. And was the first Indian to be elected as a member of British Parliament. Okay, तो कह रहे हैं कि पहले मेंबर थे इंडिया से जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में गए थे 1892 में. Then his drain of wealth theory highlighted the economic exploitation of India under British rule through mechanisms like salaries, pensions and unequal trade. कि उनका जो है ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी से ये उन्होंने
शोकेस किया। एंड थर्ड ऑप्शन है ही सर्व्ड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑन 3 occasions, 3 बार बने इन द 1906 सेशन वेयर स्वराज वाज डिमांडेड, वहां उस टाइम पे भी वही प्रेसिडेंट थे। सो टेक 5 सेकंड, मार्क, ये आई गेस वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चंस में से एक है। सो द डी आंसर इज द राइट वन, और इम्पोर्टेंट भी है आपके लिए। Coming to question number 18, with reference to the 7th UN Environment Assembly UNEA, consider the following statement. First, UNEA is the world's highest level environmental decision making body under the UN system. Second, UNEA 7 is being held at UNEP headquarters located in Nairobi, Kenya. Third, UNEA was created after the 1992 Rio Earth Summit to elevate इन्वायरमेंटल गवर्नेंस टू द लेवल ऑफ पीस एंड सिक्योरिटी। तो ये पहले तो पॉज करेंगे एंड मार्क करेंगे आप लोग आंसर, ठीक है। अब यहाँ पे आप फोकस करो दैट जो आपका अर्थ समिट था, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट समिट, मदर ऑफ ऑल समिट्स। यहाँ पे जो आपके आउटकम थे, जैसे यूएनएफ ट्रिपल सी हो गया, राइट, इस तरह से आपके जो टारगेट्स और आए थे, तो ये आपको फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स थे, राइट, सीबीडी था, तो ये सारे आपको पता होना चाहिए। यूएनएफ ट्रिपल सी है, फॉरेस्ट प्रिंसिपल है, सीबीडी है, तो इसमें यूएनईए नहीं था, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर विल बी A1 and 2। ये आया था आपका 2012 में। जो आपका +20 करके था ना 1992, अर्थ समिट +20, उसमें आया था आपका ये 2012 में। Then the 19th question for today, with reference to Ethuranangaram, Ethurnangaram Wildlife Sanctuary, consider the following statements. It is one of the oldest wildlife sanctuaries in Telangana and is located along the Godavari River. हमने अपने चैनल पर डाला हुआ आज रामसर साइट्स स्टेट वाइज, टेलीग्राम चैनल पर जरूर चेक कीजिएगा आप लोग। The second option is the sanctuary is part of the Western Ghats biodiversity hotspot. The third option is Medaram Jatra or Jatara, one of Asia's largest tribal congregations, is held within this sanctuary. तो कह रहा है जो मेदाराम जतरा है, इंपॉर्टेंट है ये, आई गेस यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया पास्ट में, तो यही होता है वो, ठीक है। सो टेक 5 seconds, पॉज द वीडियो, मार्क द आंसर। सो राइट आंसर फॉर दिस इज A1 and 3। जो आपका सेकंड ऑप्शन है दैट इज इनकरेक्ट। ये आपका वेस्टर्न घाट में ना होंगे, ईस्टर्न घाट में है। सो यू शुड बी नोइंग अबाउट दिस। डेक्कन ड्राई डिसिडुअस फॉरेस्ट जोन जो है ईस्टर्न घाट का, वहाँ ये अवेलेबल है। बाकी पहला और तीसरा सही है। Coming to the last question for the day, consider question number 20. Consider the following statement regarding the process and impacts of sudden stratospheric warming. First, upward propagating rose by waves from the troposphere are a major trigger for SSW events. Second, an SSW can cause the polar vortex to split or shift, releasing Arctic air into mid-latitude. Third, jet stream pattern become more stable and zonal during an SSW. Fourth, SSW events occur every winter and always produce extreme cold waves at the surface. तो पॉज करेंगे एंड मार्क करेंगे आप लोग आंसर को, ठीक है। तो यहाँ पे आपको फोकस करना है कि जो थर्ड ऑप्शन है, राइट, कि स्टेबल होते हैं, तो ये गलत है। ये जो आपके जेट स्ट्रीम होते हैं, जेट स्ट्रीम बिकम मोर वेवी और ब्लॉक्ड, तो स्टेबल नहीं होते हैं। थर्ड, जो लास्ट ऑप्शन है फोर्थ, उसमें क्या कह रहा है कि एसएसडब्ल्यू इवेंट ऑकर एवरी विंटर, तो ये गलत है। इरेगुलर होते हैं, हर विंटर में नहीं होते हैं। और नॉट ऑल इवेंट इम्पैक्ट सरफेस वेदर, हर एसएसडब्ल्यू इवेंट जो है आपका सरफेस जो वेदर है उसको इम्पैक्ट नहीं करता है। तो ओनली 2B इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, थैंक यू एवरीवन, दिस वाज द लास्ट